हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे बताने वाली हूँ, और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँगी इसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादातर कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है, सुननी है। आप कभी भी सुन सकते हो, देखो खाना खाते वक्त भी सुन सकते हो। तो आपको एक जो है रिवीजन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, और जो है आप यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आप एकदम ही रिलैक्स माइंड से अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपने फटाफट से लिख लिया एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर आते ही आपने जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद में आप एकदम आराम से अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अटक जाते हो तो फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एकदम आराम से ये सारे के सारे क्वेश्चन, अभी मैं चैप्टर वाइज ही मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन सेट किए हैं, और मैं बताती भी जाऊँगी कि प्रीवियस ईयर में ये वाले क्वेश्चन आए थे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमी से रिलेटेड टू डैश, तो होल इकोनॉमी आपको सबको ये बहुत ही चैप्टर नंबर 1 जो है सबको आता होगा। तो होल इकोनॉमी जब हम बात करेंगे कभी भी होल इकोनॉमी की, एंटायर इकोनॉमी की, तो आपको एकदम आराम से याद होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, होल इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल से। ठीक है, तो आपको याद रखना है माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, तो आपको इजीली आराम से याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद डैश। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर जो है थ्योरी वो किससे डील करती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी आया था, तो आपको अच्छे से ये ध्यान में रखना है कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा तो आपको लिखना है एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द डैश। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर वापस से आ गया है। देखो एंटायर इकोनॉमी, मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा तो आपको याद रखना है लार्ज की बात होती है, पूरे के पूरे नेशनल लेवल, होल इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी। मैक्रो मतलब बड़ा, ये याद रखना, बस और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, जब भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होगी तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ये अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होगी तो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ही याद रखना, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तो यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर जब भी मैक्रो की बात होगी तो हम लंपिंग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रो माइक्रो मतलब मैंने आपको बताया छोटा। ठीक है, इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आपको स्लाइसिंग मेथड याद रखना है। जैसे हम केक की स्लाइस करते हैं ना, वैसे आपको याद रखना है। माइक्रो मतलब छोटा, मतलब केक की एक स्लाइस, तो यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में अल्फ्रेड मार्शल क्लिक कर देते हैं, अल्फ्रेड मार्शल जो है आंसर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको याद रखना है कि माइक्रो और मैक्रो ये जो है टर्म किसने यूज़ किया था? रैगनर फ्रिट्ज ने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने स्टार मार्क बना दिया क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो ये टर्म किसने यूज़ किया था? रैगनर फ्रिट्ज ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। तो यहाँ पे प्राइस थ्योरी इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो, बार बार आता है क्वेश्चन में। अब ये आपको वैसे भी आ सकता है, मतलब जैसे को रिलेशन में आता है ना, माइक्रो यहाँ पे लिखा रहता है, और फिर ये रिलेशन वाला जो क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमें लिखना रहता है डैश में, तो यहाँ पे आपको लिखना रहता है प्राइस थ्योरी। रिलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये रिपीट होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माइक्रोस ये आना चाहिए सबको। मूविंग ऑन टू द microeconomics was popularized by new classical economics dash in his book principles of economics। तो अब ये ध्यान में रखना है आपको, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जो है ये जो माइक्रो इकोनॉमिक का टर्म है वो पॉपुलर किया किसने किया था? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने। अपनी बुक में, कौन सी बुक? ठीक है, अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, आपको ये नाम क्या लिखना है? अल्फ्रेड मार्शल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ डैश डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट एट विच MU मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विद द मार्केट प्राइस इज डैश। तो आपको याद रखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये याद रखना है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विद द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ही सबको याद रहना चाहिए, तो इसका आंसर है यूटिलिटी। ठीक है,
कोई भी कमोडिटी में जब सेटिस्फाई करने का पावर है, ठीक है, एक कमोडिटी है उसके पास सेटिस्फाई करने का पावर है, तो उसमें क्या है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी के पास में पावर है सेटिस्फाई करने का आपके वांट को, ठीक है। अगर आपको प्यास लगी है और जो है पानी के पास पावर है आपकी थर्स्ट को सेटिस्फाई करने का, तो वो पानी में क्या है, वाटर में क्या है, यूटिलिटी है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन mu इज नेगेटिव tu इज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन mu इज नेगेटिव tu डैश, तो tu क्या होगा, टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे mu मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो tu क्या हो जाएगा, फॉल, ठीक है, tu फॉलिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, इसमें चेंज होगा तो यहाँ पे फॉलिंग आंसर आएगा। और अगर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नेगेटिव और नन ऑफ दीज, ये ऐसे वाले ऑप्शंस होंगे तो आपको डिक्रीज पे जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखकर यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस चेंज होंगे तो वहाँ पे क्या आंसर होगा, फॉलिंग, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस चेंज होकर डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डैश। तो ये देखो, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करके दिया है। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बाप रे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो स्टेटमेंट से डरना नहीं है। अगर स्टेटमेंट बड़ा लिख के देंगे तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो, मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ, उतना देखो आप लोग। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी पूछा है, क्या होगा, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुआ तो टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बताया है डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज होगा तो यहाँ पे फॉलिंग इज द राइट आंसर, ठीक है, फॉलिंग इज द राइट आंसर। मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे जो है ऑप्शंस भी चेंज होंगे, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस चेंज हुए ना, इसलिए हमारा आंसर चेंज हुआ है। राइजिंग, कांस्टेंट, फॉलिंग, जीरो, तो यहाँ पे जो है फॉलिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। Moving on to the next question, when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. नेक्स्ट है एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी, यहाँ पे आपका आंसर है कार्डिनल। हम यूटिलिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, आपको याद रखना है। हम यूटिलिटी का मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी लिखा है ना, आपको याद रखना है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूटिलिटी का कार्डिनल करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, कार्डिनल करते हैं। नेक्स्ट है mu ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन tu ऑफ अ कमोडिटी इज डैश। तो mu कमोडिटी mu जब नेगेटिव होगा तो मैंने आपको बताया है कि tu कैसा होगा, फॉलिंग। आपको याद रखना है mu नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी फॉलिंग होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक हैज़ डैश यूटिलिटी। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत पहले के पेपर में आया था, ठीक है। फिर भी मैंने आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ब्लड बैंक की क्या यूटिलिटी होती है, तो ब्लड बैंक की टाइम यूटिलिटी होती है, ठीक है। ब्लड बैंक हैज़ टाइम यूटिलिटी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ सटाइटी मीन्स डैश। तो पॉइंट ऑफ सटाइटी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ सटाइटी मीन्स tu इज मैक्सिमम एंड mu इज जीरो, मैक्सिमम एंड mu इज जीरो, ठीक है। आपको ये याद रखना है। tu कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, और mu कैसे होता है, जीरो होता है जब पॉइंट ऑफ सटाइटी पे होता है। सटाइटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी मतलब एकदम जो जहाँ पर टोटल यूटिलिटी एकदम पॉइंट पर, पीक पर होती है, ठीक है, पीक पर होती है वो, और उसके बाद में क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। तो उससे पहले जो वो जो पॉइंट आता है एकदम, वो होता है पॉइंट ऑफ सटाइटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सटाइटी, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, और ये हमारा mu का कर्व है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ सटाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पर ये जो मार्जिनल यूटिलिटी दिख रहा है ये जीरो हो जाता है। तो आपको याद रखना है सटाइटी पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। आप एकदम इजीली अपना आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सटाइटी मतलब mu जीरो हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड इज डैश। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार आया है। इनकम इलास्टिसिटी जो है इन्फीरियर गुड की, इन्फीरियर गुड देखो यहाँ पे याद रखो, इन्फीरियर गुड की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इनकम इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आपको याद रखना है जब भी इनकम इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड, ठीक है, इन्फीरियर गुड याद रखो, इन्फीरियर गुड की पूछेंगे तो कैसी है, नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना।
व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज डैश। अब ये अलग क्वेश्चन पूछा है, MU क्या है, फॉलिंग है, MU फॉल हो रहा है तो TU क्या होगा, राइजिंग होगा, ठीक है, TU क्या होगा, राइजिंग होगा। मतलब MU मतलब सबको पता होगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जब फॉल होगी तो टोटल यूटिलिटी कैसे होगी, राइज होगी, ठीक है, ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डैश। तो ये क्वेश्चन का आंसर है रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देखकर पढ़कर डर नहीं जाना कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना है आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करने हैं मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कैसी होगी, रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, आपको याद रखना है रिमेन्स कांस्टेंट, बस इतना यहाँ पे याद रखो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी मनी की क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर है डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस बनाता है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है, बेस बनाता है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का, ये याद रखना है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस लॉ का बेस बनाता है, तो है वो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का वो क्या बनाता है, बेस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिख रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर डैश। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये दिख रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, MUX इज इक्वल्स टू PX। तो रैशनल कंज्यूमर अटेन करता है इक्विलिब्रियम वेयर MUX इज इक्वल्स टू PX, ठीक है, ये याद रखना है फॉर्मूला। आप जैसे भी इसको याद करना चाहो याद कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर सॉल्ट इज डैश। डिमांड जो सॉल्ट की है वो कैसी है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, इनफाइनाइट, यूनिटरी। तो आपको याद रखना है इन इलास्टिक, मतलब एकदम अच्छे से याद करो कि जो सॉल्ट की डिमांड है वो कैसी है, इन इलास्टिक, ये याद रखो, इन इलास्टिक डिमांड है सॉल्ट की, ये याद रखना है। सॉल्ट देखो, आप क्या, अगर सॉल्ट की कीमत जो प्राइस है वो अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से आपकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप क्या ज़्यादा नमक खाने लगते हो अगर वो सस्ता हो गया, या अगर वो महंगा हो गया तो आप कम नमक खाने लगते हो, ऐसा नहीं करते हो ना। तो उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक रहेगी, चाहे उसका प्राइस इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो, चाहे उसके भाव में बढ़ोतरी आए या जो है कम हो जाए उसका भाव, लेकिन जो उसकी डिमांड है इन इलास्टिक रहेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ED इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ डैश, ठीक है। ED 0 कब होता है, नेसेसिटीज़ में, याद रखना है। ED 0 कौन से केस में होता है, नेसेसिटीज़ के केस में होता है। ED इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ नेसेसिटीज़ आपको याद रखना है, ED 0 नेसेसिटीज़, बस इतना याद रखो आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार भी आता है, ठीक है। ED नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज डैश। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब कोई भी एक कमोडिटी की डिमांड और वो बहुत सारे यूजेस के लिए होती है, सेवरल यूजेस के लिए, ठीक है, किसके लिए, सेवरल। यहाँ पे याद रखना है, जब कोई भी एक कमोडिटी की डिमांड होती है और वो बहुत सारे सेवरल यूजेस के लिए होती है, तो आपको याद रखना है कि उस डिमांड को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, जब भी सेवरल यूजेस आएगा बहुत सारे यूजेस के लिए, तो यहाँ पर आंसर आपका है कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको याद रखना है, लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पर जब पूछा है कि डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट, तो याद रखना कि जब सब्सटीट्यूट पूछा है क्वेश्चन में तो उसका रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड। और जब यहाँ पर इन्फीरियर गुड आएगा, ठीक है, ईजी वे बता रही हूँ, आप याद कैसे रख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। तो अगर इन्फीरियर गुड यहाँ पर आएगा, रिलेशनशिप पूछा है इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड, ठीक है, तो इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड ऐसा क्वेश्चन आया है, तो आपको यहाँ पर इनवर्स जो है आपका जो है आंसर वो करेक्ट होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी वे में याद रखना, जब रिलेशनशिप पूछा है गुड एंड प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट का, तो आपको डायरेक्ट का आंसर यहाँ पे जो है चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जब इनकम और डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड पूछा है, इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स पूछा है, तो आपको आंसर इनवर्स यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश। यहाँ पर
क्वेश्चन सिम्बॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश। तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when less units are demanded at a high price it shows dash। तो जब भी हम यहाँ पर less units डिमांड करते हैं हाई प्राइस पर, तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड के अंदर जब हम लेस यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं हाई प्राइस पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड के अंदर। और अगर हम मोर यूनिट्स डिमांड करेंगे लो प्राइस पर तो क्या होगा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। ये याद रखना है सबको। अगर हम मोर यूनिट्स डिमांड करते हैं लो प्राइस पर, ठीक है, अगर हम मोर यूनिट्स जो है यहाँ पर डिमांड करते हैं हाई प्राइस पर तो क्या होगा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड होगा। तो ऐसे दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रख। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एक्सप्लेन किया गया है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एक्सप्लेन किया है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप जो है एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर 34 देख लेते हैं हम। द डिमांड कर्व फॉर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हैज़ अ डैश स्लोप। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव। आपको याद रखना है डिमांड कर्व, यहाँ पे जब आपको पूछा जाएगा कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड तो उसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईडी इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ईडी कौन से केस में जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ये याद रखो। ईडी इज ग्रेटर देन 1 बोला गया है आपको। ईडी इज ग्रेटर देन 1 कब होता है, लग्जरीज, ड्यूरेबल गुड्स, कंफर्ट्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज डैश। तो राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व में क्या शो करता है, इंक्रीज इन सप्लाई। और दूसरा यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा आपको कि जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व तो क्या शो करता है, तो आपको लिखना है डिक्रीज इन सप्लाई। तो आपको याद रखना है जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अब ये भी याद रखो सप्लाई कर्व, हाँ सप्लाई कर्व की बात हो रही है यहाँ पे। जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ डैश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। और एक इसका सिमिलर जो है क्वेश्चन भी है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। एक एक्स एक्सिस का क्वेश्चन आता है जिसका आंसर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और अगर वाई एक्सिस का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको लिखना है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये आप ध्यान में रखो, जब एक्स एक्सिस पूछा जाएगा डिमांड कर्व पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस आपको पूछेंगे तो आपको लिखना है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एंड प्राइस इज डैश। तो यहाँ पे जो है गुड्स और प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ डैश। तो यहाँ पर देखो आंसर करेक्ट कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जो मैंने आपको पहले बताया। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, कोई भी गलती नहीं करेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है क्वेश्चन को, उसके बाद अपने आंसर बुकलेट पर आप आंसर लिखना, ठीक है। गलत मत करना, जल्दी मत करना, पहले देखना एक्स एक्सिस पूछा है या वाई एक्सिस पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शुड डैश। तो यहाँ पे ये शो करता है क्या, ठीक है, यहाँ पे शुड नहीं आएगा, शोज आएगा। तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शो करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड कर्व इज डैश। तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होगा, फ्लैटर होगा। याद रखो जब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड की क्या है, ज़्यादा है, मोर है, और परसेंटेज चेंज प्राइस की कम है तो डिमांड कर्व कैसा होगा, फ्लैटर होगा, याद रखो। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस इज डैश। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व एक्स एक्सिस पे कैसी होगी, जीरो होगी, याद रखना कैसी होगी, जीरो होगी। और ये दोनों भी क्वेश्चन जो है अच्छे से याद रखो साथ में। एक्स एक्सिस पे याद रखो जीरो होगी प्राइस इलास्टिसिटी जो लीनियर डिमांड कर्व पे, और जीरो, ठीक है, जब लीनियर डिमांड कर्व की बात हो रही है। और प्राइस इलास्टिसिटी वाई एक्सिस जब लीनियर डिमांड कर्व की बात हो रही है तो इन्फिनिटी होगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में इसलिए आपको बताया कि याद रहेगा अच्छे से, और दोनों भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसलिए अच्छे से ध्यान से देख लेना, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व पूछा है, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व एट एक्स एक्सिस क्या होगी, जीरो होगी, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट दी वाई एक्सिस क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज डैश। अब ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर में भी आया था क्वेश्चन, और एवरेज कॉस्ट का भी आता है, एवरेज रेवेन्यू का भी आता है, मार्जिनल रेवेन्यू का भी आता है। तो उसमें से मैंने एक ये वाला चूज किया है क्वेश्चन, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर जब भी आपको ये वर्ड आएगा, अगर आपको याद नहीं रहता है इसलिए मैं ईजी वे में याद करने के लिए बता रही हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ स्टेटमेंट का। जस्ट यहाँ पर याद रखो जब नेट एडिशन कब होगा, नेट एडिशन टोटल कॉस्ट में होगा तो वो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा। और अगर जब
रेवेन्यू की बात आएगी तो वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ठीक है। अगर नेट एडिशन हो रहा है किसमें, टोटल रेवेन्यू में, तो उसका आंसर क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। बोल रहे हैं नेट एडिशन किस में हो रहा है, टोटल कॉस्ट में, ठीक है। जब भी नेट एडिशन हो रहा है टोटल कॉस्ट में, तो यहाँ पे आपका आंसर है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। नेट एडिशन हो रहा है टोटल कॉस्ट में, तो वो क्या कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है। और अगर नेट एडिशन मेड टू दी नेट एडिशन होगा टोटल रेवेन्यू के अंदर, तो वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू आएगा आंसर। तो ये बहुत सिमिलर दोनों भी जो है बहुत ज़्यादा, तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ पर नेट एडिशन हो रहा है तो ये मार्जिनल कॉस्ट है। और एवरेज कॉस्ट कब होता है, एवरेज कॉस्ट एक यूनिट का कॉस्ट होता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट का कॉस्ट होगा, और जो टोटल कॉस्ट होगा वो सारी की सारी क्वांटिटी को मिक्स करके जो कॉस्ट आएगा वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम देखते हैं यहाँ पे, द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डैश। तो यहाँ पे आपका आंसर है इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। डिमांड और सप्लाई कर्व का जो इंटरैक्शन करके जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ऐसे डायग्राम आता है यहाँ पे, ऐसे ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और यहाँ पे जो बीच में ये जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डिमांड फॉर द नेसेसरी गुड इज डैश। तो यहाँ पे डिमांड फॉर द नेसेसरी गुड्स इज इनइलास्टिक। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना सब लोग। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डैश इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है स्टीपर होती है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में, ठीक है। इसी का सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डैश इन केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब इनइलास्टिक का पूछा है तो कैसी होगी, स्टीपर होगी, और जब इलास्टिक डिमांड की बात आएगी स्लोप की, तो कैसे होगी, फ्लैटर होगी, ठीक है। याद रखना है, फ्लैटर। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, इट्स स्लोप इज डैश। तो सप्लाई कर्व जब अपवर्ड स्लोप करती है तो उसका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है तो उसका जो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, नहीं तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में देख के गड़बड़ हो सकता है। सप्लाई कर्व क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व शोज डैश। अब यहाँ पे पूछा है कि अपवर्ड मूवमेंट जो अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व होता है वो क्या दिखाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ द सप्लाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज डैश। अब जब राइट में शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व तो क्या दिखाता है, वो इंक्रीज हो रहा है सप्लाई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इट शोज डैश। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखो सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, अदर फैक्टर्स जो है कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, इनकम आएगी, ठीक है, टेस्ट आएगा कंज्यूमर का, कि उसका टेस्ट भी कांस्टेंट होगा और उसकी इनकम भी कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है, मतलब जो प्राइस है, जो भाव है वो कम हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, याद रखो जब इनकम किसी भी इंसान की कांस्टेंट है और उसका टेस्ट भी कांस्टेंट है, मतलब ठीक है, समझ गए, अदर फैक्टर्स में ये सब इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉल हो रहा है प्राइस के अंदर, ठीक है। जब जो फॉल हो रहा है प्राइस के अंदर, तो यहाँ पे लेस क्वांटिटी जो है सप्लाई की गई है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सप्लाई के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज डैश। तो ये देखो, अब मैंने बताया था पहले टोटल कॉस्ट के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। अब ये क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे नेट एडिशन हो रहा है किसमें, टोटल रेवेन्यू में, ठीक है। नेट एडिशन किसमें हो रहा है, टोटल रेवेन्यू। जब रेवेन्यू वर्ड आता है तो यहाँ पे देखना है हमको मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन में मार्जिनल रेवेन्यू, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे आपको जो है मार्जिनल कॉस्ट का भी ऑप्शन दिया है ताकि आप गलत आंसर चूज करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। नेट एडिशन किस में होता है, टोटल रेवेन्यू में। पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है ऑप्शन चूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो कोई भी आप फटाफट से आंसर चूज़ कर लेंगे और फिर बाद में वो होगा गलत, तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट है, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म्स टू प्रमोट सेल्स। तो जो भी कॉस्ट जो लगाते हैं फर्म्स अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, वो क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट है, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। अब ये रेवेन्यू जो है पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड पे हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको 1 यूनिट का बताया था, एवरेज, ठीक है। 1 यूनिट कहीं पर भी आएगा, पर यूनिट 1 यूनिट, तो आपको एवरेज ध्यान में रखना है, 1 यूनिट पर यूनिट, तो आपको एवरेज ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में देख लेना, 1 यूनिट और पर यूनिट मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान में रखना है, ये किससे रिलेटेड है, एवरेज से, ठीक है। और क्वेश्चन में देख लेना, कॉस्ट लिखा है तो
एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, और अगर रेवेन्यू लिखा है तो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। पहले आपको ध्यान में रखना है पर यूनिट और 1 यूनिट जो है रिलेटेड किससे है, एवरेज से, ठीक है, ये इतना ध्यान में रखो पहले, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में देख लेना रेवेन्यू पूछा है तो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा, और अगर कॉस्ट अगर पूछा है आपको तो वहाँ पे एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। बस सिंपल है, ज़्यादा इसमें टेंशन मत लेना, अच्छे से क्वेश्चन देख लेना बस। द सप्लाई ऑफ डैश हैज़ अ बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है लेबर। The supply curve of labor has a backward bending slope. Next question है income elasticity of demand for inferior good is negative. Next question है classification of market on the basis of places. तो यहाँ पे classify किया गया है market को on the basis of places. तो first है यहाँ पे local market, national market, international market, ठीक है। ये बहुत easy है, सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर्स आर डैश। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर आपको याद रखना है सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, ठीक है, प्राइस टेकर्स। परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस टेकर, पी फॉर परफेक्ट और पी फॉर प्राइस टेकर्स, यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ डैश। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसका मेन फीचर है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसका फीचर है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली नहीं लिखना है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे एम से कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होगा। मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर रहता है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। और मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक ही बेचारा सेलर होता है, उसके पास न ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ना। यहाँ पे डैश इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर, तो आपका आंसर है फास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर डैश। अब ये जो क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर का, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया था क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है चेंजेस इन प्राइस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड इज अ यूनिवेरिएट इंडेक्स। नेक्स्ट है वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू डैश। अब ये सबको याद होना चाहिए कि नेशनल इनकम के अंदर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम अवॉइड करते हैं डबल काउंटिंग को, ठीक है, अवॉइड करते हैं डबल काउंटिंग को, दो बार गिनना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय डैश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार आता है, ठीक है। इसका आंसर है डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। अब इसका आंसर जो है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती से जीएनपी लगा देते हैं और नहीं तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन जीडीपी, क्योंकि ऑप्शन से आप देख सकते हो कि कितने सारे अलग अलग यहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, क्योंकि एनडीपी पूछा है, एनडीपी, ठीक है। पहले तो आप एनडीपी देखना, एनएनपी पूछा है या एनडीपी पूछा है, ये पहले आपको क्वेश्चन में रीड करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज ऑफ डैश। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी क्या है, डबल काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग डैश। तो आपको लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो आउटपुट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को इन्वेंटरी मेथड भी बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ डैश। तो नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग डैश। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एनएनपी। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय डैश। तो डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी इज राइट आंसर। इसका फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। देखो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या मिलता है, ठीक है, आपको क्या मिलता है, एनएनपी मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है, अगर आपको पूछा गया है कि एनडीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कैसे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनडीपी, ठीक है। तो ये दोनों भी फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे जो है आपको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, बैंक, सेंट्रल बैंक एक्सेट्रा इज नोन एज डैश। तो इसका आंसर है इंटरनल डेप्थ, ठीक है, इंटरनल डेप्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इसका आंसर है रेवेन्यू बजट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल और फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय डैश। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर डैश। तो यहाँ पे पता है आपको कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड मार्केट है, और अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो वो मनी मार्केट है, ठीक है।
तो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है, कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। और अगर मनी मार्केट पूछा जाएगा तो आपको लिखना है शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड्स डैश। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक में भी है रिपीटेड। तो इसका आंसर है कमर्शियल बैंक। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉवल ऑन अ डिमांड आर नोन एज डैश। तो आपका आंसर है डिमांड डिपॉजिट। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बैंक्स में भी हैं। तो डिमांड डिपॉजिट जो विड्रॉवल होते हैं डिमांड पर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डैश। तो इसका आंसर है कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन आर रिफर्ड एज डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर है इंटरनल ट्रेड। देखो जब भी विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन की बात होगी तो इंटरनल ट्रेड इज द राइट आंसर। इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है, सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर टू एज डैश। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को और क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये कोरिलेशन के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। इसका आंसर है इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू सेलिंग देम टू अनदर कंट्री इज डैश। तो इसका आंसर है एंट्री पोर्ट ट्रेड। और एंट्री पोर्ट ट्रेड मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से खरीदी जा रही हैं। देखो परचेस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से, और वो कंट्री से खरीदने के बाद में दूसरी कंट्री को बेचा जा रहा है, ठीक है, सेलिंग देम टू अनदर कंट्री, ठीक है। ये एक कंट्री है, ये क्या कर रही है? एक कंट्री से सामान यहाँ पर खरीद रही है, ठीक है, इसने यहाँ से खरीदा और फिर ये क्या करेगी? दूसरे कंट्री को यहाँ पे बेच रही है। तो इसका आंसर क्या है? परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से खरीदा और दूसरी कंट्री को बेच दिया, सेलिंग देम टू अनदर कंट्री। तो उसका आंसर है एंट्री पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेर एस्टैब्लिश टू डैश डेवलप इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू डैश। अब मनी मार्केट यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फंड्स क्यों फेस करता है? क्योंकि इनएडुकेट सेविंग्स की वजह से, ठीक है, इनएडुकेट सेविंग्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू डैश। इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर गए हैं। इन्वेस्टर्स उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है उनको कैपिटल मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स होते रहते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर। तो कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत सारा फाइनेंशियल स्कैम्स होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी कैपिटल मार्केट ड्यू टू फाइनेंशियल स्कैम। इसलिए फाइनेंशियल स्कैम हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है commercial bank act as a intermediaries in the financial system to dash mobilize the savings and allocating them to various sectors of the economy is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है compared to all other deposit dash deposit carries a high rate of interest। तो सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है? फिक्स्ड डिपॉजिट पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डैश। तो आपको याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करता है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। याद रखो मॉनेटरी पॉलिसी की बात आएगी तो आपको लिखना है कि सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है? गवर्नमेंट। डैश मोस्टली ऑपरेट्स इन केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका आंसर है चिट फंड्स। चिट फंड्स जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे केरला और तमिलनाडु में ऑपरेट किए जाते हैं। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट डैश नोट एंड कॉइन्स। तो आपको यहाँ पे याद रखना है आरबीआई के पास में सोल राइट है सारे के सारे करेंसी नोट्स को हर डिनोमिनेशन में वो प्रिंट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जो है यहाँ पे 1 रुपी नोट, याद रखो 1 रुपी नोट जो है वो प्रिंट नहीं करते हैं। 1 रुपी का कॉइन 1 रुपी का नोट ये जो है आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, इशू नहीं करती है, ठीक है, इशू नहीं करती है। 1 रुपी का कॉइन और 1 रुपी का नोट आरबीआई जो है वो इशू नहीं करती है करंट यहाँ पे, ठीक है, याद रखो 1 रुपी का नोट कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है। 1 रुपी का कॉइन और 1 रुपी का नोट गवर्नमेंट इशू करती है। नेक्स्ट है डैश इज ऑल्सो रिफर टू एज इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ बैलेंस। तो हमें याद है हमने पहले भी पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश टाइप ऑफ ट्रेड। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड टेक प्लेस थ्रू दी डैश रूट्स। तो हमारा राइट आंसर है सी, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या है? क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोगों को सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।